गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर आप बोल सकते हो। ठीक है, एकदम आपको मज़ा आएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक को अपन ध्यान से समझेंगे और जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है अपन इसको ऐसे मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं ताकि आपको और कोई बुक से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ताकि आपको जब भी, क्योंकि होता क्या है आईसीआई के जो भी एमसीक्यू होते हैं वो आईसीआई मॉड्यूल से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन और किसी बुक का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ अपन को इस आईसीआई मॉड्यूल का प्लस अपने नोट्स का यूज़ करना है हर एक टॉपिक को आसान बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो इसमें सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले अपन किस सीक्वेंस से अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो अपन ने नोट्स बने हुए हैं। आपको क्या करना है, नोट्स का साथ ही साथ वीडियो के साथ लिखते जाना है। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ को आप एक बार लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिखो, आपको पता चलेगा कि चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से टर्म्स अपन ने डिस्कस करा है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन 5 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है कोस्ट कंट्रोल क्या होता है, कोस्ट रिडक्शन क्या होता है। सेकंड अपन पढ़ेंगे टारगेट कोस्टिंग क्या होता है। थर्ड अपन पढ़ेंगे लाइफ साइकिल कोस्टिंग। आज अपना यहीं तक ही टारगेट रहेगा, लाइफ साइकिल कोस्टिंग तक। उसके बाद अपन देखेंगे पेरेटो एनालिसिस। उसके बाद अपन देखेंगे ईएमए। ईएमए क्या होता है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन काम की होगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोस्ट कंट्रोल एंड कोस्ट रिडक्शन। क्या होता है, सीए इंटर में भी था पर अगर वहाँ आपको कोई याद नहीं है, ठीक है, वहाँ की टर्म्स कोई आपको याद नहीं है कोस्ट कंट्रोल कोस्ट रिडक्शन के बारे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले का कोई रिलेट नहीं करूँगा, मैं एकदम जो पढ़ाऊँगा एकदम नए सिरे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, चाहे आप पहले पढ़ के आए हो तो भी अच्छी बात है, आपने पहले सी इंटर में नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ आपको पूरे मेरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले अपन समझते हैं कोस्ट कंट्रोल क्या होता है और कोस्ट रिडक्शन क्या होता है। इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि दो कंपनी है, दोनों कंपनी सेम काम करती है, आइसक्रीम को मैन्युफैक्चर करती है। एक कंपनी का नाम है हैवमोर और एक कंपनी का नाम है वाडीलाल। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो हैवमोर है, ये है वाडीलाल। ठीक है, दोनों कंपनी सेम काम करती है, दोनों के पास सेम लैंड एरिया है। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के पास सेम लैंड एरिया है, सेम मशीन से आइसक्रीम बनाने के लिए, सेम साइज़ की है। ठीक है, हर कुछ सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स सारी चीज़ें सेम है। पर इनके साथ क्या होता है, जब इनके महीना एट द मंथ एंड इनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हैवमोर कंपनी के पास आता है 2 लाख रुपये महीने का, वाडीलाल कंपनी के पास आता है ₹1,50,000। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ आती है कि आखिर दोनों कंपनी सेम टाइप है, सेम नेचर है, सेम एम्प्लॉयज़ है, सेम मशीन है, सेम लैंड एरिया है, तो आखिर इनके बिल के अंदर इतना फ़र्क क्यों आया। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेम आना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, हैमर कंपनी को पता चला यार वाडीलाल कंपनी के पास सिर्फ 1,50,000 का बिल आया और अपने पास 2 लाख का बिल आया, तो क्या करा हैमर कंपनी ने कराया कोस्ट कंट्रोल। सबसे पहले उन्होंने शुरू करा कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट कंट्रोल क्या होता है, यानी कि अभी यहाँ टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा। ठीक है, यानी कि कंपनी ने क्या करा, बिल ज़्यादा आया तो उन्होंने क्या करा, हो सकता है अपनी मशीन्स ज़्यादा चल रही होगी जब अपन यूज़ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, अपना प्रोडक्शन टाइम तो 12 आवर्स ही होता है दिन का, हो सकता है रात को वर्कर्स चालू करके चले जाते होंगे ऑफिस का एसी। ठीक है, कई मशीन्स का बटन चालू ही रह जाता होगा। ठीक है, समटाइम्स मशीन ऑन व्हेन नॉट इन यूज़, लाइट कभी चालू रह जाती होगी जब यूज़ नहीं कर रहे होंगे, फैंस चालू रह जाते होंगे, एसी ऑन रह जाता होगा व्हेन नॉट इन यूज़, तो हो सकता है उस वजह से अपना बिल ज़्यादा आया होगा। ठीक है, फिर अब उन्होंने क्या करा, अगले महीने इस पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना दिया, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉयज़ मशीन ऐसे ही चालू नहीं रखेगा, जब यूज़ में नहीं आ रही होगी तो बंद कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कोई ऑफिस में नहीं बैठा है तो ऐसे ही बंद रहना चाहिए, तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूलिंग करी। ठीक है, तो उससे उनके पास आया ₹1,90,000 का बिल आया अगले महीने। उसके अगले उस हैमर कंपनी का बिल आया ₹1,90,000, वाडीलाल कंपनी का बिल आया 1,50,000।
फिर देखा यार अपना बिल कम तो हो गया, पर अभी तक अपन उनके बराबर नहीं है। तो कंपनी ने सोचा अरे यार ये अच्छी बात है, 10,000 रुपये महीना तो अपना कम से कम बिल कम हुआ, 2 लाख से 1,90,000 तो हुआ। तो कंपनी ने क्या करा, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिया, मतलब पेनल्टी लगाई जाएगी अगर किसी ने गलती से भी छोड़ा, तो लाइट ऑन फैन ऑन करा, तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना दिए। तो अगले महीने बिल कितना है यार, ₹1,80,000। अब उन्होंने देखा यार सारे इतना स्ट्रिक्टनेस बना दी तो भी बिल कम नहीं हो रहा, वाडीलाल कंपनी जितना तो आ ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ, वो अगले महीने केयरलेस हो गए। ऐसा होता है ना, आप मोटिवेशन सुनते हो, 2 दिन तक आपके पास मोटिवेशन अच्छा आप करते हो यार पढ़ना है, उसके 5 दिन, उसके 2 दिन निकलते आप नॉर्मल हो जाते हो, ठीक है। वैसे ही कंपनी के अंदर हुआ, भले ही उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया पर सब केयरलेस हो गए अगले महीने। तो अगले महीने बिल आया ₹1,95,000 का। उन्होंने देखा यार ये तो वापस पहले जैसी बात हो गई, अपन 2 लाख के आसपास ही अपन पहुंच गए, कहाँ अपना बिल आ गया था 1,80,000। इस सब से तो काम नहीं चला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। यहाँ तक यानी कि उन्होंने क्या करा, कॉस्ट कंट्रोल करा, आपने खूब एक्शंस लिए, अपने कॉस्ट को ट्राई करा एकदम बेस्ट वे में मिनिमाइज करने के लिए। तो इस अभी तक ये जो हुआ है उसको बोलते हैं अपन कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, अब ₹1,95,000 का बिल आया, उन्होंने क्या करा इस बार उन्होंने क्या करा, जो ऑफिस के अप्लायंसेस थे उनको ही चेंज करवा दिए, स्मार्ट अप्लायंसेस में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि क्या होता है स्मार्ट अप्लायंसेस, जैसे ही आपने देखा होगा ना, आप नल के नीचे हाथ रखते हो, कई बार स्मार्ट अप्लायंसेस में स्मार्ट टैप होता है तो ही पानी आता है, ठीक है। नल के नीचे हाथ रखा, पानी आ गया, फिर नल के नीचे से हाथ हटा लिया, पानी ऑटोमेटिक बंद हो गया। ऐसे ही उन्होंने लाइट्स, फैंस, एसी इन सब के लिए स्मार्ट अप्लायंसेस यूज़ कर लिए। मशीन में भी टाइमर लगा दिया कि रात को ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ताकि एकदम ज़्यादा बिल आना ही नीचे, ठीक है। और स्मार्ट अप्लायंसेस में क्या फ़ायदा मिला, जैसे अपने एलईडी बल्ब में होता है ना, रोशनी तो उतनी मिलती है बड़ी लाइट जितनी, पर अपना बिल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से स्मार्ट अप्लायंसेस लगाए, प्लस साथ थोड़ा एम्प्लॉयज़ को भी कह दिया स्ट्रिक्ट नेचर में, ठीक है। तुम्हें याद रखना है कि मतलब एकदम केयरलेस भी नहीं रहना है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, अगले महीना उनका बिल आया ₹1,40,000, और इसी को बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। यानी कि अब अपन इसको देखेंगे कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, ठीक है। अब इसकी अपन लीगल डेफिनेशन देखते हैं जो अपनी बुक्स में दे रखी है, तो आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ जब अपन ने अप्लायंसेस चेंज करे, ठीक है, प्लस स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ठीक है, यानी कि अपन ने क्या करा, एकदम इसको करेक्टिव करा, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल क्या था, एक प्रिवेंटिव मेजर था, अपन उसी चीज़ को प्रिवेंट कर रहे थे कि कहीं गलती से चालू नहीं रह जाए, ठीक है। पर अपन ने क्या करा, उस चीज़ को जब अपन ने करेक्ट करा तो उसको बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल होता है एक प्रिवेंटिव नेचर होता है, कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव नेचर होता है, ठीक है। अपन ने उस मिस्टेक को करेक्ट करा, अपन ने देखा क्या बेस्ट अल्टरनेटिव पॉसिबल है बिल को करेक्ट करने का। तो अगले महीने अपना बिल आ गया ₹1,40,000, वाडीलाल का है ₹1,50,000, ठीक है। सबके पार्टी हुई एकदम, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा अपने नोट्स में से सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल एक टेम्परेरी होता है, वही आपने देखा 2 महीने आप सही से काम कर रहे थे, तीसरे महीने आप केयरलेस हो गए तो आपका बिल वापस बढ़ गया, तो एक आप बोल सकते हो ये टेम्परेरी नेचर होता है। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, आपने परमानेंट इलाज कर दिया कि अब चाहे एम्प्लॉयज़ ध्यान दें चाहे नहीं दें, ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ हो जाएगी जब कोई कमरे में नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल को आप बोल सकते हो लेस डायनेमिक नेचर का है, ठीक है, यानी कि परमानेंट नेचर नहीं है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, मोर डायनेमिक नेचर का है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल को आप बोल सकते हो अपना, जैसे कि अपन अपने एग्जांपल में क्या था, रिड्यूसिंग कंजम्पशन, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन में अपने एग्जांपल में क्या हुआ, अपन ने रिप्लेस कर दिया। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव नेचर है, कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव मेजर है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता दो। अब आप बताओ आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आई थिंक मैंने बेस्ट तरीके से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, आपको याद रहेगा।
तो सबसे बढ़िया एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल, क्या होता है कॉस्ट रिडक्शन। बुक में से आप इतना रीड कर सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल इम्प्लाइज रेगुलेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थ्रू द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, बस इतना इस लाइन को आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दे रखा है प्री रिक्विजिट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। प्री रिक्विजिट्स क्या होता है, आप मोटिवेट करते हो एम्प्लॉयज़ को, टाइमली एंड एफिशिएंट रिपोर्टिंग करते हो और इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वही है, आप पहले क्या करते हो, कॉस्ट कंट्रोल में क्या था, सबको एक जिम्मेदारी दे दी, किसी की मशीन की चालू नहीं रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, किसी को मशीन की जिम्मेदारी, किसी को एसी की, किसी को फैन की, किसी को लाइट्स की, तो हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया। वहीं कॉस्ट रिडक्शन क्या था, एक परमानेंट इलाज कर दिया आपने। अब हमेशा बिल कम आएगा, क्यों, क्योंकि आपने पूरे अप्लायंसेस ही एकदम स्मार्ट कर दिया। रियल एंड परमानेंट रिडक्शन होता है इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विदाउट इम्पेयरिंग द यूटिलिटी फॉर द इंटेंडेड यूज़, यानी कि अपन ने यूटिलिटी को कम नहीं किया। उसके बाद अपने पास आता है स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ अ हाई पॉसिबिलिटी फॉर कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन तय करो जिसमें लेस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल लगे, स्टैंडर्डाइज करो, यानी कि सेम कंपोनेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। आप जैसे कि देख सकते हो कार में जो वाइपर्स होते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, मारुति सुजुकी कंपनी क्या करती है, वाइपर सेम साइज़ ही रखती है। ठीक है, हर एक मॉडल के अंदर, क्यों, उससे फ़ायदा मिलता है। किसी भी चीज़ को अगर वो सेम साइज़ में अगर बल्क में ख़रीदते हैं तो उनको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। ठीक है, और वहीं अगर मारुति सुजुकी कंपनी को ये मिल जाता है, क्योंकि वो हर मॉडल में आपने देखा होगा सेम साइज़ के वाइपर्स ही लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी हो सकता है। उसके बाद दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ टास्क होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिमूवल ऑफ डाउट्स एंड फ्रिक्शन। कुछ इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना रीड कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, मेन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का। उसके बाद दे रखा है फैक्ट्री लेआउट इक्विपमेंट। इसमें आप कैसे कर सकते हो कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, आपकी जैसे मशीन किस ऑर्डर में होनी चाहिए, अगर मशीन 1 से मशीन 2 मशीन 3, ऐसा नहीं है कि पहले मशीन 1 आ रही है उसके बाद मशीन 3 आपने आ रही है फिर मशीन 2, तो क्या होगा, मशीन 1 से मशीन 2 जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, फालतू ही टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद दे रखा प्रोडक्शन प्लान प्रोग्राम एंड मेथड। इसमें ये अपन पूछते हैं कि आपका वेदर वेस्टेज और मैन पावर एंड मटेरियल इज केप्ट टू द मिनिमम। इसी पॉइंट को डेयरी मिल्क कंपनी ने अप्लाई करा था। उन्होंने क्या करा, जो डेयरी मिल्क के अंदर वो वाइट पेपर एंड येलो पेपर आता था पैकेजिंग का, उसको कंपनी ने रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये लेक्चर सुन लिया था। ठीक है, आप इसको, उन्होंने ये लाइन पढ़ ली थी। क्या, देखो हर एक कंपनी को इसका आंसर देना पड़ता है, क्या उनकी कंपनी में वेस्टेज ऑफ मटेरियल मिनिमम है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स दे रखा है, वैल्यू एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजेन कॉस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। किसी भी चीज़ को आप अगर स्टैंडर्डाइज वे में, मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल बताया था कार के वाइपर्स का, ठीक है, तो ऐसे और भी जगह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टारगेट कॉस्टिंग। अब अपन समझते हैं कि आखिर टारगेट कॉस्टिंग होता क्या है। सबसे पहले अपन नोट्स में से समझ लेते हैं कंसेप्ट को। देखो, ट्रेडिशनल और टारगेट कॉस्टिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में अपन क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद अपन उसको बनाते हैं, कॉस्ट निकालते हैं अपने इतने में बना, अच्छा कैलकुलेटर बनाना था, अपन ने पहले डिज़ाइन करा ऐसा बनना चाहिए, उसके बाद अपन ने बनाने क्या देखा कि अच्छा इतने पैसे लगे, मेरा बन गया प्रोडक्ट, उसमें अपन फिर अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं, अच्छा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर देते हैं, तो अपने पास मार्केट प्राइस आ जाती है। वहीं टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, पहले सबसे पहले टारगेट प्राइस देखते हैं, यानी कि अपन देखते हैं कैलकुलेटर आज बाज़ार में कितने का मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ से अपन प्राइस निकाल लेते हैं, सेल्स प्राइस। अब अपन देख लेते हैं इसमें से अपन को प्रॉफिट कितना रखना है। जैसे कि 300 रुपये टारगेट प्राइस है, तो अपने इसमें से प्रॉफिट 20% रखना है। ठीक है,
यानी कि अपना 300 का 20%, ठीक है। तो अपना कॉस्ट आनी चाहिए 240। अब अपना फिक्स है कि कॉस्ट अपने इससे ज़्यादा आएगी तो अपन प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे, यानी कि अपनी कॉस्ट इसी लेवल पर मेंटेन होनी चाहिए, 240 या उससे कम रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है। सबसे पहले अपन बना के देखते हैं। टारगेट कॉस्टिंग में अपन प्रोडक्ट बनाने से पहले अपन देख लेते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी रहनी चाहिए, ठीक है। अपन सब तय कर लेते हैं, टारगेट प्राइस बाजार में इतना मिल रहा है तो अपन को भी इतने में सेल करना है। अपन उसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, फिर अपन देख लेते हैं अच्छा इतनी अपन को कॉस्टिंग रखनी है, ठीक है। अपन को उस हिसाब से मटेरियल परचेज करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो, अगर बाजार में 3 रुपये का पेन मिल रहा है तो अपन ने तय कर रखा है कि अच्छा अपना 3 रुपये में मार्केट में सेल होना चाहिए पेन, उसके लिए अपना 1 रुपये का प्रॉफिट रहना चाहिए। तो अब अपना कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट रहनी चाहिए पेन की 2 रुपये। इससे ज़्यादा में अगर अपने बनेगा तो अपने पोसाएगा नहीं। इसके लिए अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 4.8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 अपन सॉल्व करते हैं। तो आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पेज नंबर 4.8 को आप ओपन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप सबने आई होप ओपन कर लिया होगा। इसमें क्या दे रखा है, केटीसी कंपनी एक्सपेक्ट्स टू सक्सेसफुली लॉन्च टॉय एच बेस्ड ऑन अ डिस्नी चैनल्स। KTC must pay a 15% royalty on the selling price to Disneyland. KTC targets a selling price of ₹100 per toy and profit of ₹25 on the selling price. ये बिल्कुल टारगेट कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अपन को रखनी है ₹100। अपन ने मार्केट से देख लिया, अच्छा कॉम्पिटिटर इस भाव में दे रहे, अपन को इस भाव में रखना है। इसमें से अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट है 25% और सेलिंग प्राइस, यानी कि इतना तो अपना प्रॉफिट रहने वाला है। तब अपना कितना रहेगा, टारगेट कॉस्ट अपन इसको बोलते हैं, जो कि अपना ₹75 रहना चाहिए। अब अगर इससे ज़्यादा अपनी कॉस्टिंग आई तो अपन मना करेंगे, नहीं बनाएंगे अपन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कॉस्ट अपनी कौन कौन सी है। एक तो H1 कंपोनेंट है, ये सब आपको पर टॉय के हिसाब से दे रखा है। कंपोनेंट H1 की रेट है ₹8.5। कंपोनेंट H2 की रेट है ₹7। लेबर अपन को दे रखा है ₹24। प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओवरहेड्स, ठीक है, स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट है तो इसको अपन ऐड करेंगे। स्पेसिफिक ओवरहेड आप इसको बोल सकते हो ₹13.5 इन एडिशन टू द अबव। अच्छा एक चीज़ और थी, रॉयल्टी 15% ऑन सेलिंग प्राइस। तो रॉयल्टी भी अपना एक्सपेंस रहेगा 15% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 100 यानी कि ₹15, ठीक है। और क्या अपना इन एडिशन टू द अबव ईच टॉय रिक्वायर्स 0.6 kg ऑफ अदर मटेरियल्स विच आर सप्लाइड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹16 पर kg with a normal 4% substandard quality which is not usable in the manufacture। इसका क्या मतलब है, बहुत आसान से समझाऊंगा, जितनी हार्ड लाइन है उतना आसान सॉल्यूशन बना दूंगा, ठीक है। इसमें बता रखा है एक टॉय के लिए अपन को चाहिए 0.6 kg ऑफ मटेरियल, 0.6 kg अपन को मटेरियल चाहिए, ठीक है। पर अगर अपन क्या करते हैं, विद अ नॉर्मल 4% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हो गया 100 में से आप 4 माइनस कर दो, ठीक है, यानी कि 96% ही करेक्ट क्वालिटी रहेगा, ठीक है। तो अगर अपन को 100% चाहिए तो अपन को कितना, इतना केजी बाजार से लाना पड़ेगा। इसको आप यूँ समझ सकते हो, अगर अपन को दुकान में बेचनी है 10 किलो एप्पल, आप ये मान सकते हो आप दुकान में एप्पल बेचते हो, ठीक है। आपका टारगेट है कि आपको दुकान में 10 किलो एप्पल चाहिए, ठीक है, यानी कि आपकी दुकान में 10 किलो एप्पल होनी चाहिए और आप 10 किलो एप्पल कस्टमर को बेचोगे, तो आप बाज़ार से कितनी लाओगे। अगर आपको पता है कि बाज़ार से आते आते आपकी 1 किलो एप्पल तो डैमेज हो ही जाती है, आपका फिक्स है, तो आप बाज़ार से कितनी एप्पल ख़रीद के लाओगे, होलसेलर से। होलसेलर से आप ख़रीदोगे 11 किलो एप्पल। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 किलो एप्पल तो आपकी आते आते रास्ते में डैमेज हो ही जाएगी, ठीक है। और आपका टारगेट है 10 किलो एप्पल कस्टमर को सेल करनी है, तो आप बाज़ार से कितनी खरीद के लाओगे, 11 किलो एप्पल। सेम इसमें दे रखा आपको पता है 4% क्वालिटी तो ख़राब निकलते ही अपन सामान खरीदते हैं, तो अपन
100 के हिसाब से देखते हैं तो ये अपने पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये अपने पास आ गया 0.625 kg। तो अगर आप 0.625 kg बाजार से खरीद के लाओगे तो आपको मिलता है 0.6 kg करेक्ट नेचर का, करेक्ट यानी कि अच्छा माल इतना निकलता है, बाकी डिफेक्टिव थोड़ा सा निकलता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बता रखी थी। ठीक है, तो अपन को चाहिए 0.6 kg अपन को लगता है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो अपन बाजार से कितना खरीद के लाए 0.625 kg। कैसे निकाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, विच आर सप्लाइड एट अ रेट ऑफ ₹16 पर kg। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.6 इंटू 16, ये आपके पास आ गया ₹10। इन सबको आप ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगी टारगेट कोस्ट। टारगेट कोस्ट आपके पास आ गई ₹78। वो अपना तो टारगेट था 75 आएगी तो ही अपन करेंगे, अपनी तो ज़्यादा कोस्टिंग आ गई, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप कहीं अपना कोस्ट रिडक्शन करो, इनमें से कहीं ना कहीं आप अपना कोस्ट को रिड्यूस करो, अदरवाइज तो हो नहीं सकता। तो इसमें ये दे रखा है, रिड्यूस करो कोस्ट बाय ₹3। 75 अपना टारगेट है, 78 अभी आ रहा है आपका एक्चुअल कोस्ट, तो आप कहीं ना कहीं ₹3 कम करो, किसी के अंदर भी कम करो, अदरवाइज आप कर नहीं सकते। उसके बाद आ जाते हैं अब अपन इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको कैमरा हिलता हुआ इतना लगेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा जहाँ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है वहाँ मेरे को खुद को सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ता है कहाँ कौन सा डेटा मैंने कहाँ से लिया। तो हो सकता है आपको कैमरा में थोड़ा सा हिलता हुआ लगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपका मेन फोकस होना चाहिए। कहीं डाउट है तो आप वहाँ बता सकते हो, अदरवाइज। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन फीचर्स ऑफ टारगेट कोस्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, टारगेट कोस्टिंग के क्या फीचर्स है। पहला फीचर तो है कंपनी प्राइस चेकर, यानी कि टारगेट कोस्टिंग में कंपनी खुद प्राइस नहीं निकालती, कंपनी जो मार्केट में प्राइस है उस हिसाब से वो सबसे पहले तो मार्केट से प्राइस ले लेती है। कैलकुलेटर बनाना है तो सबसे पहले देख लो बाज़ार में कितने का मिल रहा है, तो उससे आपने मार्केट प्राइस ले ली, अच्छा है आपको इतने में बेचना पड़ेगा, इससे ज़्यादा में बेचोगे तो कस्टमर क्यों खरीदेगा। सेकेंड पॉइंट दे रखा है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। 78 माइनस ₹75 का क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आना नहीं चाहिए। उसके बाद जो अपने MCQ पर्पज़ से काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप इसको रीड नहीं करोगे, जो टॉपिक मैंने छोड़े तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है अपने पास कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कोस्टिंग। दो कंपोनेंट होते हैं टारगेट कोस्टिंग के, इंपॉर्टेंट MCQ में आ सकता है। कौन से दो कंपोनेंट है, एक होता है वैल्यू एनालिसिस और एक होता है वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वैल्यू एनालिसिस का क्या मतलब होता है, डिटेक्ट एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आपके बिजनेस में जो भी उसको डिटेक्ट करो, उसको ख़त्म कर दो। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, एलिमिनेट अननेसेसरी फंक्शंस बाय बेटर प्रोडक्शन डिज़ाइन सब्सटीट्यूशन। कहीं आपको लग रहा है कि यार ये सेम चीज़ है, कोई दूसरा मैन्युफैक्चर सेम क्वालिटी कम भाव में दे रहा है, तो आप सब्सटीट्यूट कर लो किसी चीज़ के साथ। ठीक है, तो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो ताकि आपका कॉस्ट कम आए। ठीक है, अननेसेसरी फंक्शंस को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, बाय बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन। जितना प्रोडक्ट सिंपल रहेगा उतना ही थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, कैन वी एलिमिनेट फंक्शंस फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि अब आप देख सकते हो जैसे कॉस्ट कैसे आप कम करोगे। सबसे पहले आप एलिमिनेट करो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, जैसे कि आप शर्ट बेच रहे हो, उसके अंदर 2-4 पैकिंग करते ही जा रहे हो, ज़्यादा पैकिंग कर रहे हो, तो क्या मतलब फालतू ही ₹1 भी आपके लगे और आपने साल की 1 करोड़ सेल्स कर दी, तो 1 करोड़ आपके वेस्ट चले गए ना। 1 करोड़ यूनिट्स पर 1 करोड़ यूनिट्स आपने सेल करी। ठीक है, और ₹1 की पॉलीथीन थी, तो आपके 1 करोड़ रुपीस यूं ही चले गए। कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, पहला आता था वैक्यूम क्लीनर। तो बेसिकली जो सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर था उसकी खास बात क्या थी, उसका 10 मतलब आप अपने घर की छत से फेंकोगे, 10 मंजिला इमारत से भी फेंकोगे तो भी वो टूटेगा नहीं।
पर उसकी क्या थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो बाद में चाइना ने क्या करा, प्लास्टिक वैक्यूम क्लीनर निकाल दिया। उसमें क्या था, लोगों को कौन सा सही में छत से फेंकना है। उन्होंने देखा यार इतना ज़्यादा ड्यूरेबल होना भी अच्छी बात नहीं है, उन्होंने एकदम चीप निकाल दिया प्लास्टिक का। और एज अ रिज़ल्ट आप जानते हो आज बाज़ार में चाइना के माल कितने ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, कैन वी मिनिमाइज द डिज़ाइन, ज़्यादा डिज़ाइन पर फोकस नहीं करना, एकदम प्लेन इनोवेट रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कॉस्टिंग उस पर अपन को रखना अच्छी बात नहीं। कैन वी डिज़ाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारे पॉइंट एमसीक्यू पर्पज से ज़्यादा काम के नहीं। कैन वी सब्सटीट्यूट पार्ट्स, सब्सटीट्यूट पार्ट्स का क्या मतलब है, सेम क्वालिटी सब्सटीट्यूट एंड लेस एक्सपेंसिव। कोई अगर आपको लेस एक्सपेंसिव चीज़ मिल रही है उसके साथ अपने प्रोडक्ट में वो चीज़ रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद आता है कैन वी कंबाइन स्टेप्स। कंबाइन स्टेप्स का क्या मतलब होता है, जैसे आईसीआई ने करा था, अकाउंटिंग का पेपर और एडवांस अकाउंटिंग का पेपर एकदम मर्ज कर दिया। फालतू ही क्या था, कुछ होता नहीं था, दोनों पेपर अकाउंट्स के थे, फालतू ही का टाइम वेस्ट था। तो आईसीआई ने क्या करा, एक ही पेपर बना दिया, बच्चों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और जो काम की चीज़ होगी वो बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बाकी अपने ज़्यादा काम का नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होता क्या है। देखो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे कि आपके पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट है आपसे मान लो आपके पास से प्रॉफिट आ रहा है ₹1,00,000 का, और प्रोडक्ट बी से आपका हो रहा है लॉस ₹50,000 का। आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करोगे, प्रोडक्ट ए। पर वहीं आपको बोल दिया जाएगा प्रोडक्ट ए मैच्योरिटी डिक्लाइन स्टेज पे है। मैच्योरिटी यानी कि अब उसमें थोड़े टाइम बाद डिक्लाइन स्टेज शुरू होने वाला है। और अगर आपको बोले प्रोडक्ट भी इंट्रोडक्शन स्टेज पे, उसमें बहुत जल्दी आप देख सकते हो ग्रोथ पोटेंशियल होगा फ्यूचर के अंदर। तो अब आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करोगे, प्रोडक्ट बी, क्योंकि आपको पता है कुछ ही समय बाद आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो अब इसी बेसिस पर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का आप इसको ये पढ़ सकते हो। द लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। 4 फेज होते हैं, इंट्रोडक्शन यानी कि मार्केट डेवलपमेंट और लॉन्च, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन से पहले भी कोई फेज होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। उसमें अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट पर R&D करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। आई थिंक ये मेरे को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको रीड कर सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कम पता होता है, कंपटीशन होता ही नहीं इसलिए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका मन करे तो आप रीड कर सकते हो, स्ट्रेटजीज आप रीड कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, स्ट्रेटजी क्या, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता इंट्रोडक्शन स्टेज में, तो आप अवेयरनेस करते हो, कस्टमर्स को ज़्यादा बताते हो, अपना एक्सपांड करते हो चैनल, सप्लाई चेन। ठीक है, ताकि लोगों को ज़्यादा अवेलेबल हो सके, विजिबल हो आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सेटिंग प्राइस एंड अलाइन विद कॉम्पिटिटिव रियलिटीज़ ऑफ मार्केट। प्रोडक्ट की प्राइस आप सेट करते हो एकदम, ताकि आपका कॉम्पिटिटर की जगह आपका प्रोडक्ट खरीदें लोग। उसके बाद आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज क्या होता है, अब यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने लग जाता है, लोगों को पता चलने लग जाता है। इस समय जोमेटो, स्विगी, ठीक है, जोमेटो बढ़ा उसके साथ ही स्विगी भी आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है मैच्योरिटी। यहाँ आपका क्या होता है, सेल्स बढ़ने लग जाती है पर एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, क्योंकि अब कॉम्पिटिटर भी आपका मार्केट में आ ही गया होता है, जैसे कि जोमेटो के साथ स्विगी आ चुका है। प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ, प्रोड्यूसर्स एंड मिडिलमैन डिक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ आपको जो कॉम्पिटिटर प्राइस दे रहा है आपको उस हिसाब से रखनी पड़ती है, या आप रीड कर सकते हो, ज़्यादा ऐसा कुछ खास बात नहीं है। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, एकदम आपका लास्ट स्टेज होता है, यानी कि कुछ समय बाद आपका प्रोडक्ट मार्केट से हटने वाला होता है। आप इसको यूँ समझ सकते हो, जैसे कि कई वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी आप देख सकते हो, उसको सरकार ने ऑपरेट करा का अभी तक, वरना वो कब का डिसअपियर हो गया होता। अब ये टेबल आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। सेल्स आपको पता ही है, ये मतलब कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, इसको अगर एमसीक्यू आ भी जाए तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा कब होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज में जब प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंगस्ट अर्ली अडॉप्टर्स। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि इसमें आप देख सकते हो कोई ख़ास बात है नहीं एमसीक्यू पर्पज़ से। उसके बाद आता है अपने पास
नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है यूजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या क्या यूज़ है, वो एज अ प्लानिंग टूल यूज़ आता है, यानी कि अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में। एप्पल की हमने क्या कर दिया, हर साल नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। एक फ़ोन लॉन्च होता है तो वो इंट्रोडक्शन में चले जाता है, फिर जो पुराना फ़ोन है उसका वो डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो एप्पल कंपनी इसको बेटर, सबसे बढ़िया एग्जांपल ये देख सकते हो, हर साल एप्पल कंपनी सितंबर में फ़ोन लॉन्च कर दिए ताकि उनका जो पुराना आप बोल सकते हो पुरानी सीरीज़ है वो डिक्लाइन स्टेज में जाएगी। उनको ये पता है, तो वो क्या करते हैं, हर साल नया प्रोडक्ट ऑटोमेटिक लॉन्च कर देते हैं ताकि फिर उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इसको आप एज अ कंट्रोल टूल भी यूज़ कर सकते हो। आपने मेजर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो। फोरकास्टिंग टूल आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन आता है। अब अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अपन इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 4.30 पर। तो आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। इसमें दे रखा है इन WM लिमिटेड द ओबी इक्विपमेंट इज अबाउट टू बी रिप्लेस्ड आइदर बाय CF लिमिटेड CF सिस्टम और बाय OF सिस्टम। फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है 12% पर ईयर। इनिशियल कॉस्ट आपको दे रखी है दोनों का। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। इफ़ द कंपनी एक्सपेक्ट द न्यू सिस्टम टू लास्ट एटलीस्ट फॉर 12 ईयर्स विच सिस्टम शुड बी चूजन। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का। इसमें अपन देखते हैं, एक आपको दे रखा है CF दे रखा है, एक आपको दे रखा है OF। इनिशियल कॉस्ट दे रखी है 28,000 और एक का दे रखा है 40,000। उसके बाद आपको दे रखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट है 24,000 इंटू 12, 12 साल की उसकी लाइफ साइकिल है 18,000 पर एनम इंटू 12, ठीक है। तो अब यहाँ आपको एक दे रखा है फाइनेंस कॉस्ट है 12% अ ईयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12% लेना है, यानी कि आपको इसको PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। या आप निकाल सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.112, फिर इक्वल्स टू का साइन आपको दबाना है 12 बार। तो ये आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी। इसको आप कर सकते हो, अगर आपको बतानी है तो मैं आपको बता दूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, GT का बटन दबाओ 6.194, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटर में हो सकता है आपको नंबर विजिबल नहीं हो पाए, थोड़ा सा इसी तरीके से आप मैनेज कर लेना। आपको समझ में आ गया होगा कैसा है 6.194। ये अपने पास है 1,48,656। सेम इसी तरीके से 18,000 इंटू 6.194 करोगे, दोनों का 12 ईयर्स ही है। 1,11,494 दोनों का सम करो, इसके पास अपने पास आ जाएगा 151,494। दोनों में से कॉस्ट किसकी कम है, इसकी थी OF की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो आपको किससे रिप्लेस करना चाहिए, OB इक्विपमेंट को OF से करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे आ सकता है MCQ में, कौन सा सिस्टम प्रेफरेबल रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक और क्वेश्चन आता है, पेज नंबर 4.59 पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को भी अपन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना छोटा सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कंप्यूट द प्रोडक्ट एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट। आपको लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है। 8,25,000 आपको दे रखा है। क्या है, डिज़ाइन कॉस्ट दे रखी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ₹125 पर यूनिट। देख लेते हैं कितनी यूनिट्स है वो सेल करेंगे, 80,000 यूनिट्स ये दे रखा है, इंटू 80,000 कर दो। ये अपने पास आएगा 125 इंटू 80,000। इसको आप करोगे तो आपके पास आएगा ₹1 करोड़, आई थिंक
ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है सेलिंग कॉस्ट है ₹12,500 पर ईयर। टोटल कितने ईयर्स तक चलेगा ये आपको काम दे रखा है, इसको अपन देख लेते हैं। इसकी लाइफ साइकिल आपको कहाँ दे रखी है, was established serves over the past decade for the customer with a state ये रहा लाइफ साइकिल है उनकी 4 ईयर्स। तो इसकी अपन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, तो ये 12,500 पर ईयर है, इंटू 4 कर दो, ₹100 पर यूनिट, ₹100 इंटू 80,000, तो ये आपके पास आ जाएगा ₹80,50,000 सेलिंग कॉस्ट आ गया। उसके बाद एडमिन कॉस्ट है ₹50,000 पर ईयर, इंटू 4 कर दो, टोटल 2 लाख हो गया, ठीक है। उसके बाद है वारंटी एक्सपेंस, सबसे कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 5 रिप्लेसमेंट पार्ट्स पर 25 यूनिट्स एट ₹10 पर पार्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 25 यूनिट्स पे पर 25 यूनिट्स में 5 पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। ये इसका मतलब है, पर 25 यूनिट्स में 5 पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। अपने सेलिंग यूनिट्स है 80,000 अपने पास सेलिंग यूनिट्स है, तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर आपके पास आ जाएगा 16,000, ठीक है। जिसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा। इतने पार्ट अपन को रिप्लेस करने पड़ेंगे, इसमें कॉस्ट कितना लगेगा, ₹10, तो ये आपके पास हो गया, कितना हो गया, 1,60,000। और आपको दे रखा है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये कोमा लगा के आपको बता रखा है 1 विजिट पर 500 यूनिट्स, कॉस्ट है ₹500 पर विजिट, यानी कि 500 यूनिट पर आपको एक बार विजिट करना पड़ता है। 500 यूनिट्स में एक विजिटिंग चार्ज लगता है, तो अपने पास है 80,000 यूनिट्स, कितनी बार विजिट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये फिगर आ जाएगा, तो ये अपने पास आ गया 160, ठीक है। 500 इंटू 80,000, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, 80,000 डिवाइडेड बाय 500, ये अपने पास आ गया 160 विजिट, ठीक है। एक बार विजिट करने का ₹500 पर विजिट है, 500, 160 इंटू 500 ₹80,000, 80,000 को और ऐड कर दो, बस ये सारे कॉस्ट को आप ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा ₹1.9315 CR। ये आपके पास हो गया लाइफ साइकिल कॉस्ट, ₹1.9315। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, शुरू की 2 लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसको रीड करना है वो यहाँ से शुरू कर सकता है, यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन की समरी चाहिए तो मैंने बना रखी है, आप इसको रीड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो नोट से भी क्वेश्चन ये रीड कर सकते हो, अदरवाइज़ ये बुक में से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। और ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताई कि इस तरीके से सॉल्यूशन होगा आपको, क्योंकि MCQ है तो आपको एकदम जमा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें थी, कोमा लगा के दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे इसके आगे का नया टॉपिक, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स आता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बाद अपनी बुक में, वहीं से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। इस टेबल को पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ कॉस्ट दे रखा है, डिज़ाइन में क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ऑपरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, वारंटी क्लेम्स, एंड ऑफ लाइफ में एनवायरमेंटल क्लीन अप, डिस्पोजल एंड डिसकमिशनिंग। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक। यहाँ तक कोई डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, कोई डाउट है तो बता सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के